दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का मैं स्वागत करता हूँ हाउसफुल शो विद नितिन के लेटेस्ट एपिसोड में। आज हम बात करेंगे भारतीय फिल्म संगीत में शास्त्रीय गायन के सिरमौर मन्ना डे साहब के बारे में। और ये परिचर्चा करने के लिए आज हमारे साथ पुनः एक बार फिर से उपस्थित हैं हमारे स्पीकर जो कनाडा से हैं, पीयूष शर्मा जी। शर्मा जी का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस परिचर्चा में, मन्ना डे जी पर जो आधारित है। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है, आपने कई बार चर्चा के दौरान बताया कि मन्ना दा साहब से आपकी कई बार मुलाकात हुई और कई बार उनसे चर्चाएँ हुई आपकी। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आपका उनसे चर्चा हुई, उनसे भेंट हुई, तो उनके कृतित्व, उनके व्यक्तित्व के बारे में कोई विशेष बात जो आपने जानी हो, वो हमसे आप ज़रूर शेयर करें। सबको मेरा प्रणाम और सबको नमस्ते और थैंक यू अगेन नितिन जी कि आपने मुझे इनवाइट किया। मन्ना डे एक बहुत बड़ी हस्ती है और मन्ना डे के गानों को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हम हर किस्म के उनके गानों को समझें और अप्रिशिएट करें। आपने क्लासिकल गानों की बात की, इसमें कोई शक नहीं है कि क्लासिकल में तो उनका वो बेजोड़ इंसान है गायकी में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसी तरह से जो महमूद टाइप के गाने हैं उनके, वो भी बहुत बहुत बढ़िया गाने हैं उनके, बहुत सुंदर गाए हुए गाने हैं वो भी। तो आप मन्ना डे को अगर आप बहुआयाम समझें तो बहुत अच्छा है। मन्ना डे से मैंने उनका कोई फेस टू फेस उनके शायद 24 या 25 प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं लाइव और गायन के, और मैं 8 बार शायद उनसे मिला हूँ, पर्सनली मिला हूँ। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कुछ बातें बताऊंगा आज आपको उनके प्रोग्राम्स के बारे में भी और उनके बारे में भी। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मन्ना डे बहुत ही अच्छे इंसान थे ज़हीन, लेकिन बहुत ज़्यादा उनकी नेचर कुछ रफ थी। तो वो कुछ रफ एज टाइप के थे जो कि मतलब इजीली आपकी बात को काट देंगे या इजीली बोल देंगे मत, ये मत बोलो या चुप रहो, या इस तरह की बातें करते थे। तो वो थोड़े से उस तरह के थे, रफ एज। मगर वो बहुत ज़्यादा गायकी में तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं था, और स्टेज शोज में उनको सुनने का बहुत मज़ा आता था, बहुत मज़ा आता था, बिकॉज वो अपनी तरफ से कुछ जोड़ तोड़ भी किया करते थे गानों में। और इसके अलावा वो देखिए, मैंने जो उनके प्रोग्राम जितने अटेंड किए हैं उसमें से आप यूं कहें कि 90% तो बंगला गानों के प्रोग्राम्स थे। तो मैं जो जाया करता था कलकत्ते में उनके शोज देखने के लिए, तो 90% तो वो बंगला ही गाने गाया करते थे, लेकिन उसमें हिंदी गाने भी हुआ करते थे, और कभी कभी वो नया गाना भी सुना दिया करते थे और मैंने ये बनाया है, ये बनाया, इस तरह भी होता है। अब वो खुद भी म्यूजिक डायरेक्टर थे, तो वो क्योंकि वो बंगला गाने तो उन्होंने खुद काफी सारे म्यूजिक दिए ही हुए हैं, तो अपने गाने भी सुनाया करते थे कि मैंने अब ये बनाया नया, इसका रिकॉर्ड आने वाला है। तो इस तरह से बड़ा मजा आता था उनका प्रोग्राम सुनने में। लेकिन एक आपको उनकी बड़ी अजीब किस्सा सुनाता हूँ। 1974-75 के आसपास का किस्सा होगा। कैलकाटा इंफॉर्मेशन सेंटर में खड़ बैठ के हम उनका मन्ना डे का प्रोग्राम सुनने गए थे। तो जैसा होता है आमतौर पे इस तरह के स्टेज प्रोग्राम्स में कि पहले जूनियर सिंगर एक दो बुला लिए जाते हैं, वो गाना गाते हैं, उसके बाद जो मेन सिंगर है वो बाद में आते हैं, इस तरह होता है। तो उस शो में क्या हुआ कि कविता कृष्णमूर्ति आई गाने वाले के लिए। अब कविता कृष्णमूर्ति को तो कोई जानता नहीं था, हम भी नहीं जानते थे, आज तो तक बहुत प्रभावित हैं वो उनसे। हम भी नहीं जानते थे उन दिनों में कि कौन है ये। तो हम बैठे सुन रहे हैं, अब वो कविता कृष्णमूर्ति अनाउंस कर दिया गया, और जैसे अनाउंस किया पब्लिक में हो होने लग गई कि हमको नहीं सुनना, इसको हटाओ, इसको, हमको मन्ना डे को बुलाओ। तो वो काफी देर तक, अब वो कविता जी आ गई शायद माइक पर। अब कविता जी बोल तो नहीं सकी, गा भी नहीं सकी, हल्ला और चिल्ला चिल्ली सुन के वो चुपचाप वापस भाग गई, स्टेज के पीछे भाग गई। अब वो इतनी ज्यादा लोगों में उस वक्त ये हो रही थी कि हमको नहीं सुनना, मन्ना डे को बुलाओ, हम मन्ना डे को सुनने आए हैं, हम ये सब फालतू लोगों को सुनने नहीं आए। तो इतने में पीछे से मन्ना डे निकल कर आ गए। मन्ना डे आ गए माइक पर, और माइक पर आके जो दहाड़े हैं ना सर, वो उन्होंने इतना डांटा है पब्लिक को कि आप लोगों को तमीज नहीं है, आप अपने आप को इंसान कहते हो, एक आवाज निकली आपके मुंह से तो मैं गाय बयान चला जाऊंगा, यहां से आज का प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा, घर चले जाओ आप लोग सब।
एक नई लड़की को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आप सुने बिना ही उसको आपने इतना चिल्लाना शुरू कर दिया। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, बहुत डिसअपॉइंटेड हूं मैं आप लोगों से। ऐसी ऑडियंस के सामने मुझे गाने की जरूरत नहीं है। बहुत डांटा उन्होंने, बहुत डांटा। अरे कितना डांटा उन्होंने। अरे बड़ा मजा आया उस दिन। ये मन्ना डे की बताता चला गया होगा। ये मन्ना डे की एक उनकी खूबी थी, ये मन्ना दा की, जी, जी, कि वो मतलब बड़े बेबाक थे इस मामले में। जी, तो जी, अच्छा लगता था उनसे ये सब सुन के। एक किस्सा और जी, सुनाता हूँ आपको। तब मैं और भी बहुत यंग था, टीनेजर था, और हमारा जहाँ घर था कलकत्ते में, हमारे घर के पीछे थोड़ी सी गैप के बाद एक बस्ती थी हमारे घर के पीछे, और उसके बाद एक बहुत बड़ा पार्क था, मेडॉक स्क्वायर नाम था उसका। उसमें हर जी, साल दुर्गा दुर्गा पूजा हुआ करती थी। तो दुर्गा जी, पूजा में क्या होता था कि बड़े बड़े आर्टिस्ट लोगों को बुलाया जाता था गाना वाना गाने के लिए। तो एक दिन, और मेरी माँ को बहुत शौक था म्यूजिक का भी और गानों का भी, तो एक दिन यूं ही पीछे मेडॉक स्क्वायर से आवाज आ गई कि मन्ना डे गा रहे हैं। तो हमको आवाज सुनाई दी उनकी, तो वहां बैठे गा रहे हैं वो। तो मेरी माँ ने कहा कि थोड़ी देर तक हम पीछे वेरांडे में बैठ के उनके गाने सुनते रहे। फिर मेरी माँ ने कहा कि चलो चलते हैं, जाके वहाँ प्रोग्राम देखते हैं। तो मेरी माँ मुझको लेके चली गई। कोई रात के कोई 10 सवा 10 बजे होंगे उस वक्त। तो हम लोग पहुंच गए वहां पर। अब वहां पर चेयर्स लगी हुई होती हैं, वहां ओपन होता है, पंडाल तो ओपन होते हैं, कोई टिकट फिकट तो होती नहीं थी। तो चेयर लगी हुई थी, हम भी जो के दो चेयर पे बैठ गए और गाना सुनने लगे उनका। बड़े गाने आराम से सुना रहे हैं, बड़े मजे मजे से गाने सुनाते सुनाते वो कहते हैं कि मैं अब आपको एक रफी साहब का गाना सुनाना चाहता हूँ, बिकॉज मैं रफी साहब की बहुत इज्जत करता हूँ। ये उन्होंने कहा। ठीक है। कहते मैं रफी साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, मैं रफी साहब का एक गाना सुनाता हूँ। लेकिन उसके पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि रफी साहब का एक ऐसा गाना है जिसको मैंने 100 बार ट्राई किया है, लेकिन मैं कभी भी रफी साहब की तरह गा नहीं सकता। और वो गाना है पाँव छू लेने दो फूलों को इनायत होगी। क्या बात। कहते हैं कि मैं उस तरह गा ही नहीं सकता जैसा रफी साहब ने गाया है। मैंने 100 बार ट्राई कर लिया। पर मैं अभी आपको एक दूसरा गाना सुनाऊंगा रफी साहब का, जो मुझको बहुत पसंद है। तो उन्होंने सुनाया था, मन रे तू काहे न धीर धरे। अरे क्या बात। ये मैं अपनी माँ के साथ बैठा हूँ और मैं सुन रहा हूँ इसको। और उसको सुन के हम लोग जब कोई 12 सवा 12 तक हो गया प्रोग्राम, हम लोग घर आ रहे हैं, तो मैंने अपनी माँ को पूछा कि माँ, ये पाँव छू लेने दो में ऐसी क्या बात है कि मन्ना डे नहीं गा सकते और सिर्फ रफी गा सकते हैं। हम्म, माँ भी सोचने लग पड़ी। मेरी माँ कहती है कि ये उसका जो सॉफ्टनेस का फेदर इफेक्ट है ना, वो शायद मन्ना डे नहीं ला सकते अपनी गायकी में। जो ओ, रफी साहब का नरमी नरमी का जो इफेक्ट है ना, वो शायद नहीं ला सकते। ये जी, बड़ी अजीब अजीब बातें हैं। अब मन्ना डे से तो काफी सारी बातें सुनने को भी मिलती थी, पर बोलते भी थे वो। लेकिन वो ऐसा ही है बस। अब वो काफी सारी गप्पें सुनाया करते थे इधर उधर की, अलग अलग बातों की। हम्म, पर वो रफी साहब की इज्जत बहुत करते थे। और लता की तो बहुत ही इज्जत करते थे मन्ना डे। वो तो कहते थे लता ऐसी ऐसी जगह लगा लेती है कि मैं सोच भी नहीं सकता, कहते भी थे। हम्म, वो जब गाना गाया करते थे और कभी उनको कोई अब कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि वो डुएट गाते थे तो दोनों वर्शन एक ही साथ गाते थे, बिना किसी कंपनी के, बिना किसी औरत के जो साथ होती, कोई भी नहीं होता था, वो पूरा गाना खुद ही गा लेते थे। जी, और कभी वो कंपनी कोई होती थी लड़की गाने वाली, तो बोल दिया करते थे कि इस गाने में लता ने साथ दिया था और उसने जो जगहें लगाई हैं मैं सोच भी नहीं सकता। हम्म। बड़ा बहुत तारीफ करते थे लता की मन्ना डे साहब। कहीं और क्या और पूछ रहे थे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने उनके व्यक्तित्व का एक पहलू बताया। और मैंने भी सुना था कि बड़े सख्त मिजाज थे वो, और बड़े डिसिप्लिन थे, समय के भी पाबंद थे। और बात बात में कई बार डांट भी देते थे, जैसा डांट आपने डांट बताया। डांट डांट देते थे। जी, रफ भी हो जाते जी, थे। जी। पर मतलब वो बाय हार्ट कोई बहुत अच्छे इंसान थे। देखिए, अगर हम 3-4 लोग ग्रुप में खड़े हैं और बैक स्टेज जी, उनसे बातें कर रहे हैं, ठीक है? वो अपना उनका प्रोग्राम हो गया या हाफ टाइम हो गया, वो बैक में खड़े हैं। अच्छा, उनको एक शौक क्या था कि वो चाय पीते रहते थे। जी, जी, जब वो बहुत। पब्लिक पब्लिक प्रोग्राम देते थे तो हमेशा एक प्याली चाय की उनकी कप, छोटा-सा गिलास रहता था, हारमोनियम के ऊपर ही रखा होता था। उसको पीते रहते जी, थे, गाना गाते जी, हुए। और जब बैक स्टेज जाते थे तो भी गरम चाय उनके हाथ में होती थी। जी, तो वो जी, जी, बैक स्टेज खड़े होते थे और हम गप्पे मार रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, तो यूँ अरे! क्या बोल रहे हो तुम? चुप जी, रहो, एकदम बात नहीं करोगे ऐसे। हम लोग ऐसे ही बोल देते थे। कोई वर्ड बोल देता, कैसी बंगला बोल रहे हो? ये कैसी भाषा बोल रहे हो? चुप!
वो इस तरह बात करते थे वो। मगर चाय का आपने जो बताया है, एक बड़ा उनका किस्सा है, उस पे एक वीडियो भी बनाया था, छोटा-सा किस्सा है। एक बार कोई स्टेशन है बॉम्बे में, लोकल स्टेशन, वहाँ ब्रिज के नीचे कोई चाय की दुकान थी, वहाँ वो चाय पी रहे थे और रफ़ी साहब की नज़र उन पे पड़ गई। तब रफ़ी साहब उनके पास गए और दोनों ने फिर चाय पी मिल के। तो बड़े किस्से हैं ये। मन्ना दा को चाय इसके का अलावा जी। शौक था, बहुत शौक था चाय का उनको। मन्ना दा तो खुद ही एक अपने आप में, जैसा आपने बताया भी, क्लासिकल के अलावा भी वो एक बड़े बहुविज्ञ और वर्सेटाइल सिंगर थे। हर तरीके के गीत मन्ना दा बड़ी आसानी से गा लेते थे। ये बिल्कुल। उनकी गायकी की विशेषता थी। मन्ना दा अपने उस्ताद किन्हें मानते थे? देखिए, एक आपको आपको सडनली मुझे कमेंट याद आ गया। आपको पता होगा कि ये मेरे ख्याल से 70s की बात है कि मन्ना डे का एक प्राइवेट गाना आया था, मयूरपंखी, ऐसा ही कोई नाम था रिकॉर्ड का। उसमें एक जी, गाना अनिल विश्वास ने कंपोज किया था। उस ज़माने में प्राइवेट गाना, जबकि अनिल विश्वास म्यूज़िक इंडस्ट्री से निकल चुके थे। तो जी, उसके बाद, और वो बहुत खूबसूरत गाना है, मुझको याद आ जाएगा, मैं बताऊँगा आपको। तो मन्ना डे का वो प्राइवेट गाना जब अनिल विश्वास ने कंपोज किया, तो जब वो एचएमवी ने रिलीज किया, हमने सुना था वो गाना 72, 73, 74 इसके आसपास की बात है वो। तो जी। हमने वो गाना जब रिकॉर्ड देखा और हमको अच्छा लगा बहुत सुनने में गाना। तो उसके बाद एक अनिल विश्वास का दूरदर्शन पे इंटरव्यू आ गया। अब अनिल विश्वास तो ओके। दूरदर्शन के साथ तो अटैच थे अनिल विश्वास। तो जी, उनका एक इंटरव्यू आ गया इस रिकॉर्ड को लेकर। तो अनिल दा ने कहा, एक स्टेटमेंट दी अनिल दा ने, स्टेटमेंट दी कि मन्ना, ऐसा कोई भी इंडस्ट्री में किसी का गाया हुआ गाना नहीं है जो मन्ना डे नहीं गा सकते, और मन्ना डे के ऐसे बहुत गाने हैं जो और कोई नहीं गा सकता। हुँ, ये अनिल दा ने उस वक्त स्टेटमेंट दी थी। जी, तो ये, अब ठीक है, उनकी प्रतिभा के बारे में बात हो रही है, मन्ना डे के बारे में, तो ये उन्होंने जी, स्टेटमेंट दी थी। लेकिन आपने प्रतिभा तो म्यूजिक म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में पूछा है, तो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस तो ऑब्वियसली वो शुरू में तो केसी डे के साथ ही थे, मन्ना डे जो थे। जी, वो तो उनके चाचा जी थे। लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में बात की जाए तो यूं कहा जा सकता है कि खेमचंद प्रकाश का इन्फ्लुएंस था उनके ऊपर ओके। पहले, क्योंकि वो खेमचंद प्रकाश के असिस्टेंट रह चुके हैं। जी, फिर जी, उनके ऊपर बहुत बहुत मैसिव इन्फ्लुएंस उनके ऊपर हमेशा रहा एस डी बर्मन का, क्योंकि ओके, बर्मन को वो अपना, मतलब एक तरह से अपना आइडियल समझते थे। जी। गायकी उनको में भी, असिस्ट भी किया उन्होंने, गायकी में भी और म्यूजिक में भी अपना आइडियल समझते उनको थे। असिस्ट भी किया उन्होंने। हाँ, बर्मन के तो असिस्टेंट हमेशा ही थे वो, हमेशा जी, से। जी, मतलब 46 से लेकर 1970s तक वो बर्मन के असिस्टेंट रहे। जी, तो वो इसके अलावा एक बात आप नोटिस करेंगे कि कोई 1950 तक जब से उन्होंने गाना शुरू किया था बॉम्बे में, 43 से उन्होंने शुरू किया। वो तमन्ना जो फ़िल्म थी सुरैया के साथ जो डुएट है, तो वहाँ से शुरू करके 1950 तक उनके जी, कोई 70 गाने उनके रिकॉर्ड हो चुके थे लगभग, हिंदी फ़िल्मों के। हिंदी फ़िल्मों के 70 गाने रिकॉर्ड हो चुके थे। लेकिन उसके बाद भी उनका कोई जानता नहीं था, कोई उनकी आवाज़ को पहचानता नहीं था, कोई नाम नहीं था उनका, कुछ नहीं था। उनका नाम और पहचान बनी ही है मशाल के गाने के साथ, ऊपर गगन विशाल के साथ। जी, तो वो एस डी बर्मन ने उनको बनाया है, इस तरह कहा जा सकता है। तो जी, बर्मन की बहुत इज्जत करते थे। इसके साथ वो इज्जत इज्जत करते थे शंकर की। अब यहाँ अच्छा, ये क्लैरिफाई कर दूं कि शंकर जय किशन नहीं कहा जा सकता। वो इज्जत सिर्फ शंकर की करते थे। अच्छा, जी, जय जय किशन को तो म्यूजिक डायरेक्टर समझते ही नहीं था। जी। वो तो कहते थे शंकर जय, जी क्लासिकल क्लासिकल सॉन्ग्स बनाने में महारत था उनको, नहीं, पर शंकर और जी। एक और बात थी कि जहां भी गाने शंकर, मन्ना डे के होते थे, वो शंकर ही इंसिस्ट करते थे कि ये मन्ना गाए। जी, तो जी, मन्ना को बुलाने वाले शंकर ही थे, तो शंकर को बहुत पसंद करते थे। और फिर बाद में उन्होंने अपने मुंह से कहा हुआ है कि मुझे आर डी बर्मन बहुत अच्छे लगते हैं। तो अच्छा, वो भी अच्छे लगते थे उनको। लेकिन मेरा अपना विचार ये है कि उनके पर्सनल फेवरेट्स में एस डी बर्मन और शंकर दो ही ज्यादा थे, ओके, देन दैट्स एनीबॉडी किसी और की जगह। ये सबसे ज्यादा फेवरेट थे उनके। एक चीज और बड़ी पिक्यूलियर है कि बंगला गानों में जैसे सलील चौधरी और हेमंत कुमार के गाने बहुत हिट हैं,
मतलब जी, सलील चौधरी का म्यूजिक और हेमंत कुमार के गाए हुए गाने, जी, ये जो है बंगला में बहुत हिट है। लेकिन उस जी। तरह से सलील चौधरी ने मन्ना डे को कभी चांस नहीं दिया। हुँ, ठीक है। अच्छा, मन्ना डे के अंदर एक दिल में बहुत बड़ा ग्रज था। वो ग्रज ये था जी, जो कि जिसको उन्होंने कई बार मतलब हम लोगों के सामने भी बोला हुआ है, इस बात को कई बार बोला हुआ है। ग्रज ये था कि सलील चौधरी ने जो एक दिन रात्रे बनी थी, जागते रहो की बंगला, जी, जी, जागते रहो की बंगला वर्षन फिल्म बनी थी एक दिन जी, रात्रि। उस एक दिन रात्रि में ए दुनिया भाई सभी হয় সব সত্যি गाना रिकॉर्ड हो गया मन्ना डे की आवाज में, जो कि जी, छोबी विश्वास स्क्रीन पे गा रहे हैं। वही गाना है जो मोतीलाल गा रहे हैं बाद में। तो जी, मोतीलाल का रोल उस फिल्म में छवि विश्वास ने किया था। तो ये गाना पहले रिकॉर्ड हो गया मन्ना डे की आवाज में। तो मन्ना डे ने कहा कि अब ये जब हिंदी में बनेगा तो नेचुरली मुझसे रिकॉर्ड होगा। हुँ, और मन्ना डे की आवाज में सलील चौधरी ने गाना रिकॉर्ड किया। लेकिन फिर उस गाने को डब्बा करके मुकेश मुकेश की आवाज में रिकॉर्ड करा लिया। ठीक है ना? जी, जी, तो जब मुकेश की आवाज में रिकॉर्ड करा लिया तो मन्ना डे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि अरे मेरे ओके। को आउट करके तुमने मुकेश से गवा लिया। तो सलील चौधरी के अगेंस्ट उनके एक दिल में ये ग्रज थी जी, जी, हमेशा। जी, और ये इस बात को कई बार बोल चुके हैं कि भाई मेरे को कैसे आउट करके आप मुकेश से गवा सकते हैं। तो बिल्कुल सही। ये उनको अच्छा नहीं लगा था। लेकिन ये इंडस्ट्री में ये सब चीजें होती रहती है, तो जी, जी, किसी को दोष नहीं दिया जा सकता इसके बारे में, होता ही है। जी, जी। इसके अलावा शर्मा जी मैंने कई बार मन्ना डे के कई इंटरव्यूज़ देखे हैं। उन्होंने एक बात हर प्लेटफ़ॉर्म पे वो बोलते आए हैं, वो लता जी और रफ़ी साहब की गायकी को बहुत सराहते थे, बहुत एडमायर करते थे और बहुत प्रभावित थे। रफ़ी साहब से तो पहली मुलाकात में ही वो इतने प्रभावित हो गए थे। तो आपसे जब मुलाकातें हुई उनकी तो इस विषय में कोई बात हुई आपकी? या कोई किस्सा हो इससे नहीं, वो संबंधित? अक्सर उल्टी-सीधी गलत बातें भी बोल दिया करते थे। कई बार ये बोल दिया अच्छा, करते थे कि रफ़ी जब आया था तो बहुत रफ़ था, पढ़ा-लिखा तो था ही, नाई का बेटा था। तो उसको समझ तो थी नहीं। तो ये बोलने की कोई ज़रूरत थोड़ी होती है कि पढ़ा-लिखा नहीं था, नाई का बेटा था, ये सब बोलने की कोई जी, ज़रूरत जी। नहीं होती। हाँ, तो ये अपना कुछ इस तरह की बातें भी बोल दिया करते थे। लेकिन रफ़ी हुँ, साहब की गायकी से वो बहुत इम्प्रेस्ड थे और वो हमेशा प्रेज़ किया करते थे। वो तो मैंने बोला ही है आपको अभी थोड़ी देर पहले। जी, जी, लता और रफ़ी के बारे में वो हमेशा ही बहुत, बहुत प्रेज़ किया करते थे, बहुत प्रेज़ जी, किया। जी। वो रफ़ी साहब से जब पहली बार मिले थे तब भी उन्होंने अपने अंकल से ये कह दिया था कि मैं क्या मर गया हूँ जो आप इससे गवा रहे हैं? फिर जब उनके अंकल ने बोला बोले बेटा आप उसको प्रैक्टिस तो कराओ पहले देखो तो सही उसका गायन। तो जब इन्होंने गायन उनका सुना तब उन्होंने बोला कि आपने बिल्कुल ठीक किया है, ये मेरे से अच्छा गाते हैं। तो मन्ना दा की ये भी महानता क्योंकि एक इतने बड़े स्तर का गायक अगर दूसरे गायक की प्रशंसा कर रहा है और बता रहा है कि मेरे से बेहतर है ये, तो ये महानता तो है निश्चित रूप से। लेकिन एक बात और है कि बाद में मतलब 1971, 72, 73 के बाद में उन्होंने ये भी कहा कि नहीं किशोर भी मुझसे बेटर गायक है। लेकिन मुझको अच्छा, लगता है कि मेरा अपना पर्सनल विचार ये है कि ये उन्होंने एक ग्रज में कहा था कि अब किशोर भी जब टॉप पे चला गया है तो मैं कुछ कह नहीं सकता, वो भी अच्छा गायक है। हुँ, तो मुझे मुझे ये लगता है, हालाँकि उन्होंने कहा है ये कि किशोर भी मेरे से बेटर गायक है। पर और वो मन्ना डे ये भी कहते थे जी, ये जी। फ्रैंकनेस, ओपननेस थी मन्ना डे। हाँ, ओपननेस थी बहुत बोलना चाहिए एक्सट्रोवर्ट थे इस मामले में वो। हाँ, काफ़ी एक्सट्रोवर्ट थे। और वो उन्होंने कई बार ये भी कहा जैसे अब ये तो आप 70s की बात कर रहे हो, उस समय तो किशोर दा का सितारा बहुत बुलंदी पे था। पर वो ये भी कहते थे कि किशोर कुमार मेरे और रफ़ी साहब की लीग का सिंगर नहीं है। ये भी उन्होंने कहा है। हाँ, पहले वो यही कहा करते थे, फिर बाद में उन्होंने ये जी, कहा है कि किशोर कुमार मेरे से बेटर सिंगर है। और वो जो उन्होंने बायोग्राफी लिखी है बाद में, उसमें भी उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि किशोर बाजी ले जाता था हमेशा। जी, ये भी उन्होंने एक्नॉलेज किया हुआ है। जी, लेकिन आपको एक बहुत किस्सा सुनाता हूँ कि वो पब्लिकली स्टेज के ऊपर एक बार वो गाना गा रहे थे, कोई उनके साथ अकम्पनिंग सिंगर था, एक जानिब शम्मे महफिल, एक जानिब रूह जाना, जी, जी, जो आर डी बर्मन वाला जो गाना है। वो जी। गाना गा रहे थे एक बार स्टेज पर और उन्होंने गा के बताया कि इस गाने में उन्होंने वो योडलिंग की हुई है इस गाने में, मन्ना डे। ओके। तो इस गाने में जी, जी, उन्होंने योडलिंग की हुई है।
तो उन्होंने स्टेज पर भी योडलिंग की थी और योडलिंग पे करके उन्होंने कहा था कि इस गाने को आप लोग कभी प्यार से सुनिएगा। आई थिंक कि ये वो गाना है जिसमें मैं और रफी साहब एकदम इक्वल प्लेटफॉर्म पर हैं, कोई किसी से बेटर नहीं है, ये उन्होंने स्टेज पे कहा था। तो एक बात और स्टेज पे मेरे को याद आ गई, उन्होंने कही थी, वो हमको सुना रहे थे, हर तरफ अब यही अफसाने हैं, अफसाने हम और तेरी आंखों के बीच। गाना गा के सुना रहे थे। बहुत उन्होंने तारीफ की थी मन्ना डे, हेमंत कुमार, सॉरी, मदन मोहन की बहुत तारीफ की थी ओके, हाँ कि बहुत बढ़िया। मदन मोहन साहब ने मेरे को क्या गाना, खूबसूरत गाना दिया है, मैं आपको सुनाता हूँ। राजकुमार पे फिल्माया अभी। राजकुमार पर राजकुमार फिल्माया हुआ नहीं था सर। जी। सर ये गाना फिल्माया गया था गौतम सरीन के ऊपर, ओके। और ये फिल्म रिलीज हुई थी गौतम सरीन के ऊपर, ये गाना था, मैंने देखा हुआ है। ओके। और जब ये गाना हिट हो गया तो उसके 5 दिन के बाद दोबारा से उस पर फिल्माइज करा के इसको फिर से रिलीज कर राजकुमार। दिया। बिल्कुल, जी। मैंने वो जी। दूसरा भी देखा हुआ है। ओरिजिनली राजकुमार पे नहीं था ये। ओरिजिनली गौतम सरीन पे था ये गाना, गौतम सरीन गा बाद रहे में हैं, राजकुमार पे कर दिया गया। फिर राजकुमार पे करके किया गया। मैंने दोनों वर्षन देखे हॉल में जाके। अच्छा, ये नई जानकारी थी, मुझे पता नहीं था ये। गौतम और ये सरीन को, यॉडलिंग वाली आपने जो बात बताई, ये भी मुझे नहीं पता थी। और निश्चित रूप से ये गीत मैं अब जरूर सुनूंगा, क्योंकि हाँ मन्ना दा की यॉडलिंग तो सुनना इंटरेस्टिंग रहेगा। हाँ, वो उसमें भी है ना, जी। चुनरी संभाल गोरी, हाँ, उसमें भी है, उसमें भी बहुत है। बहुत और उसमें सुंदरी। उसमें उतनी प्रोमिनेंट नहीं है जितनी, मतलब आप जो बता रहे हैं वो गीत सुनूंगा मैं। नहीं, उसमें भी इसके प्रोमिनेंट अलावा है, जी। चुनरी जी। संभाल जी। गोरी में काफी अच्छी। जी। जी। इसमें मैं ये पूछना चाहूंगा, आपने संगीतकारों में किससे प्रभावित थे, वो तो मेरा अगला प्रश्न था, उसका उत्तर आपने एडवांस में दे दिया। पर गीत जब एक बनता है तो उसमें संगीतकार, गीतकार और गायक तीनों का भूमिका तीनों की होती है। तो गीतकार के रूप में मन्ना दा किसको सबसे ज्यादा प्रेस करते थे, या उनके पसंद के थे जो गीत? मैं इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने कभी इसके ऊपर बोला कुछ नहीं है। जी। लेकिन जी। वो दो बंगला के जो थे उनको बहुत ज्यादा वो पसंद करते थे, पुलक पुलक बैनर्जी और गौरी प्रसन्न मजूमदार। ओके। ये दो ऐसे थे, इसमें से भी पुलक बैनर्जी को वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे अपने दिल से। जी। और मैं ये जानता हूँ कि पुलक बंदोपाध्याय ने सुसाइड कर ली थी। ओ। तो इसके सुसाइड के बाद मन्ना डे के जो रिएक्शंस थे ना, वो बहुत ज्यादा, मतलब विचलित, दुखी रिएक्शंस थे उनके, बहुत जी। दुख हुए, बहुत जी। दुख, बहुत जी। ज्यादा जी। दुखी हुए थे वो। पर ये हिंदी फिल्म के जो लिरिसिस्ट हैं इनके बारे में मन्ना डे ने कभी कमेंट किया हो मुझे नहीं पता, मैंने सुना भी नहीं अपनी तरफ से, तो मैं जी। बोल नहीं सकता आपको इसके बारे में कुछ। जी। मैं एक अंतिम प्रश्न आपसे ये मैं जानना चाहूंगा, आपके दृष्टिकोण से, कि मन्ना दा साहब का भारतीय फिल्म संगीत में कितनी सशक्त भूमिका रही है, तो इस पर आप कुछ बताएं हमें। देखिए, हम लोग जो हैं, जो हम उस जमाने का म्यूजिक सुनते हैं, हम 50s से लेकर 1970s तक का म्यूजिक सुनते हैं। जी। यही हमारा मेन म्यूजिक का इंटरेस्ट बिल्कुल। है। जी। और इस दौरान तो मन्ना डे बिल्कुल एकदम सशक्त तरह से गायक थे। शायद। जी। तो हमको तो उन्होंने इतने प्यारे प्यारे गाने दिए हुए हैं। अच्छा, जी। एक उनका मलयालम फिल्म थी चम्मीन नाम की, जी। जी। उसमें सलील चौधरी का म्यूजिक था वैसे। उस अच्छा। मलयालम फिल्म में इन्होंने गाना गाया है, मानसमयी नवरू। आप कभी आपको मौका मिले ना, चम्मीन फिल्म का लिख दीजिएगा सर्च करने के लिए, और ओके। उसको ढूंढ के सुनिएगा आप। मैं उन जी। दिनों बैंगलोर रहता था जब ये गाना रिलीज हुआ था, तो मैं तो उसका कैसेट बाजार में खरीद के ढूंढ के लेकर आया था सुनने के लिए। इतना, सलील दा ने साउथ की फिल्मों के लिए भी काफी किया है म्यूजिक कंपोज। हाँ, उन्होंने काफी मलयालम फिल्मों में दिया है। पर ये गाना सुनिए आप, मन्ना डे का इतना कमाल है, आहा, मजा आ जाएगा सुनकर। ये मन्ना डे, मैं उनको, देखिए, मेरा कोई ये तो कह नहीं सकता कि यही सबसे फेवरेट और ये नहीं है, मैं तो इस तरह काम करता है, जी। मुझको सबके गाने बहुत अच्छे लगते हैं। तो जी। जहाँ जी। मुझको तलत महमूद अच्छे लगते हैं, वहीं हेमंत कुमार भी अच्छे लगते हैं, वहीं रफी भी, किशोर भी, मन्ना भी, सब अच्छे लगते हैं। मैं तो जीएम दुरानी भी पसंद करता था, मुझे तो कोई जी। प्रॉब्लम ही नहीं थी उनकी आवाज से। जी। तो ये कि सबके गाने अच्छे लगते हैं। तो उस जमाने में ये था कि हमको एक बहुत हेल्दी वैरायटी मिलती थी।
हाँ, और उस हेल्दी वैरायटी में हमको अलग अलग जो आवाजें सुनने को मिलती थी ना, इसमें बड़ा अच्छा लगता था, बहुत मजा आता था सुन के। तो मन्ना दा के गाने जो थे, आप रोमांटिक गाने उनके, राज कपूर के ऊपर ये रात भीगी भीगी सुन लीजिए, या क्या मेरा सुने दिल वाला जो है गाना, आप 420 का, हाँ, मेरा हाल सीधी सुना। सी बात ना मिर्च मसाला, हाँ, दिल का क्या हाल सुने दिल वाला। दिल का हाल हाँ, सुने तो दिल वाला, क्या कमाल गाया है उन्होंने, क्या मेरा कमाल। ख्याल है शायद शैलेंद्र जी ने लिखा है वो। शैलेंद्र ने लिखा, जी, बिल्कुल वो शंकर, वही शंकर की बात है वहां पर। जी, तो ये, और फिर उसके बाद जो प्यार की आग में तन बदन जल गया, महमूद का गाया क्या हुआ, बात! या जोड़ी, बहुत ही बढ़िया। या जोड़ी हमारी जमेगा कैसे जानी, जो बिल्कुल, महमूद का गाना है, बड़े अच्छे लगते थे बन्ना दे के गाने सुनने में, बड़ा महमूद मजा के भी आता था। काफ़ी अच्छे गाने फ़िल्माए गए हैं, जो मन्ना दा ने गाए हैं। बहुत अच्छे, वही महमूद तो बोल रहा हूँ, वही तो जी, बता जी, रहा हूँ जी, आपको। वो तो उनसे कोई, मन्ना डे से वही, उनका वो जो क्या कहा जाए, जो स्थान है ना, वो कोई छीन ही नहीं सकता उनसे। जी, इतने कमाल के गाने गाए उन्होंने महमूद के लिए भी। अच्छा, फिर जी, वो एक अजीत मर्चेंट थे, उनके लिए उन्होंने एक डुएट गाया हुआ है ना, कितना प्यारा डुएट है वो। जी, अम, याद नहीं आ रहा, अभी याद आ जाएगा। बहुत ही खूबसूरत डुएट है वो। अरे अच्छा, इतने जी, प्यारे प्यारे गाने इन्होंने गाए हुए हैं मन्ना दा ने, कि मतलब हम उनको ये कह सकते हैं कि हमको, हमारी खुशनसीबी है कि हमको ये सारे जी, सिंगर्स मिले। बिल्कुल, बिल्कुल, और ये बहुत अनडाउटेड, बहुत, आप फिल्म इंडस्ट्री के, हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री के इतिहास को आप बिना मन्ना डे के तो पूरा बिल्कुल अधूरा, कर ही नहीं अधूरा। सकते आप, बिल्कुल जी, नहीं कर जी। सकते आप। इवन मन्ना दा ने जिस तरीके से आर डी बर्मन साहब के संगीत निर्देशन में पड़ोसन में गाया है, वो भी हाँ, लाजवाब, वो भी बिल्कुल लाजवाब। बिल्कुल लाजवाब। जी। उसमें मैंने ये भी किस्सा सुना है कि जब उन्होंने पूछा कि मेरे मुकाबले में कौन रहेगा और किसी ने बोला किशोर कुमार तो थोड़ा-सा तल्खी उन्होंने दर्शाई थी। भौहें तन गई थी उनकी। हालाँकि किशोर दा ने भी बहुत अच्छा मुकाबला किया उनका, किशोर दा क्योंकि तो, वो तो मेन जी, जी, मेन हीरो के लिए उनकी आवाज़ थी। किशोर तो बहुत वही अच्छा एक करते किशोर तो वही जी, करते थे जो उन्होंने करना था। वो तो किसी की सुनते तो थे नहीं वो। जी, वो तो वही और था, जो मैं बड़ी करूँगा मैं करूँगा। देखिए एक गाना है इनका, अमीर गरीब फ़िल्म का, जी, मेरे प्याले जी, में शराब डाल दे फिर देख तमाशा। जी, जी, किशोर और जी, मन्ना डे का गाना। मन्ना डे जी, अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं ये, कि मैंने सोचा था कि लक्ष्मीकांत ने जो मेरे को भेजी थी ट्रैक, कि ये जो है ये हुँ, क्लासिकल बेस्ड गाना है, ये ट्यून बनेगी। और मैंने जी, समझा कि ये क्लासिकल गाना है, इसमें तो मैं ऐसा किशोर को आउट करूँगा कि बस, मैं ये कमाल का गाऊँगा। फिर कहते हैं कि जब जब रिकॉर्डिंग के लिए आए तो देखा कि किशोर ने उसकी धुन पूरी चेंज कर दी। किशोर ने कहा ऐसा वैसा नहीं बनेगा गाना, गाना ऐसे ही बनेगा बस। तो जो किशोर जी, ने बोला वो लक्ष्मीकांत भी मना नहीं कर सका, और उसी तरह गाया गया, और मुझसे बाजी लेके चला गया फिर से किशोर। तो ये मन्ना दा ऐसे लिखते हैं, मगर ये किशोर तो किशोर ही थे, वो अपना तरीके से ही जी। करते थे काम, और वो, इवन शर्मा जी एक गीत जो रफ़ी साहब के साथ उनके लगभग 100 डुएट्स हैं। हाँ, मन्ना दा के 100 डुएट्स हैं रफ़ी साहब के साथ में। एक गीत मुझे जो याद आता है फ़िल्म कल्पना का, जो कि हाँ, पद्मिनी और रागिनी का नृत्य है जिसमें वो भगवान शंकर के सामने नाचती हुई, तू है मेरा प्रेम देवता। तो हाँ, उसमें दोनों ने मतलब दोनों ऐसा लगता है कि कोई गंधर्व अवतार गा रहे हैं दोनों। हाँ, बिल्कुल एकदम इतनी जिस स्तर की गायकी थी दोनों एकदम रफ़ी एकदम साहब की और इक्वली जी, इक्वली जी। और इक्वली। मैं मन्ना दा को क्लासिकल में हमेशा समकक्ष मानता हूँ, ये दोनों समकक्ष कलाकार थे। बिल्कुल बिल्कुल मन्ना दा जी, मन्ना दा लाजवाब। बिल्कुल लाजवाब तो थे, इसमें कोई बड़ा अच्छा ये जी, इसमें बड़ी कोई अच्छी ये परिचर्चा रही और मन्ना दा के संबंध में काफ़ी अच्छी रोचक बातें हमें जानने को मिली। आगे भी हम ऐसी ही रोचक जानकारियाँ आपके माध्यम से अपने दर्शकों को परोसते रहेंगे काफी, और आपको बहुत आमंत्रण बहुत देते प्यारे, रहेंगे। बहुत प्यारे प्यारे गाने हैं मन्ना दा के। सुनने जी, जी। बैठते हैं तो बस मूड, उन्हीं का मूड बन जाता है कि बस इनको सुनते बिल्कुल, रहो। बहुत अच्छा है बिल्कुल। उनका। बहुत अच्छे राज कपूर पे भी इवन बहुत अच्छे गाने हैं। बहुत अच्छे गाने हैं उनके, राज कपूर पे भी। ये सभी लोग तो भारतीय फ़िल्म संगीत के नक्षत्र हैं, हाँ, चमकते हुए नक्षत्र हैं। वो गाना था, इन्हीं से रूप तुम्हारा आंखों से छू लूं। अच्छा वो जो भूल गए थे आप अभी। हाँ, वो जो जी, भूल गया था। जी। तो डुएट है वो। डूप सोलो है या डुएट है, याद नहीं आ रहा मुझे, शायद अच्छा, शायद शायद सोलो है। शायद जी, जी। सोलो है, बड़ा प्यारा गाना है वो। ये इन्होंने जो असर डालते हैं ना, अब ये
नवरंग के जो गाने इन्होंने गाए हैं रामचंद्र के लिए, तू छुपी है कहाँ, कुछ आहा मैं क्या गाया है इन्होंने, उफ अद्भुत गीत है, अद्भुत। कमाल कमाल गाया है इन्होंने। ये बहुत प्यारा, इनका वो डिलीवरी इनकी बहुत अच्छी होती थी, जो गाना गाते थे वो इवन गाता बहुत अच्छे गाते थे। इवन शर्मा जी, जब मैं वो गाना सुनता हूँ, इंदिवर साहब का लिखा हुआ, कस्में वादे प्यार वफा सब, हाँ लिटरली रोना आ जाता है मेरे को। जो हाँ। मन्ना दा ने उसमें जो कमाल की गायकी है। अच्छा आपको आपको ये भी बताऊं कि वो गाना तो किशोर कुमार के लिए बनाया गया था। हाँ हाँ तो वो कल्याण जी लेकर गए थे किशोर कुमार को गवाने के लिए, किशोर कुमार ने मना कर दिया कि मैं प्राण के लिए नहीं गाता। तो उन्होंने हाँ, कहा कि तुमने ये पहले कैरेक्टर में तुमने पहले भी तो गाया कभी प्राण के लिए, वो आके सीधी गाया। लगी। तो इन्होंने कहा कि ना ना बाबा, अब मैं अगर ये प्राण के लिए गाऊंगा तो देवानंद के लिए गाऊंगा तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे मेरे को। बोलते मैं नहीं अभी गाता प्राण के लिए। तो ये गाना फिर उसके बाद मन्ना डे के लिए दिया गया था। ये ऐतिहासिक हो गया वो गीत तो। मगर मन्ना मन्ना डे दा ने इसको तो हाँ ऐतिहासिक। फिर वो गाना और उसके बाद यारी है ईमान मेरा, ईमान मेरा, बिल्कुल बिल्कुल। क्या कमाल किया है इन्होंने, क्या कमाल किया है मन्ना डे। बेशक। तो शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप फिर से हमारे निवेदन पे एक बार आए और थैंक यू आपने इतनी रोचक जानकारियां साझा की। आगे भी हम आपको आमंत्रित करते रहेंगे। और सभी दर्शकों को भी बहुत नमस्कार और आपको बहुत धन्यवाद। थैंक यू नितिन जी, थैंक यू वेरी मच।